गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और पढ़ाई में सच्चे होंगे। मैं अंकुर कुमार रॉय, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल JH एग्जाम्प्लेक्स पे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग को पता है JH एग्जाम्प्लेक्स VVU से रिलेटेड जितने भी सिलेबस है उसकी तैयारी करवा रहा है। चलिए, आज का जो हम लोग का क्लास होगा लेक्चर नंबर 9 होगा, यानी आज 9वां क्लास होगा, 9th क्लास। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। ये इंपॉर्टेंट आज की क्लास उनके लिए हो जाएगी जिनका MDC पेपर ज्योग्राफी है, सेमेस्टर 1, 2, 3 तीनों के लिए इंपॉर्टेंट आज की क्लास हो जाएगी जिनका MDC पेपर ज्योग्राफी है। इसके पहले मैंने टोटल 8 लेक्चर दे चुका हूं, मतलब 8 क्लास मैंने दे दिया है। आज की क्लास होगी 9। ये क्लास को अटेंड करने से पहले आप एक बार 8 क्लास को जरूर अटेंड कर ले। और इसके साथ साथ थ्योरी के साथ साथ मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवा दिया। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैंने इकोलॉजी को भी डिफाइन किया था और इन्वायरमेंट को भी डिफाइन किया था। उसके साथ साथ मैं आप लोग को आज थ्योरी भी इसका बताऊंगा। चलिए तो शुरू करते हैं। आज देखते हैं इकोलॉजी के बारे में। क्या है इकोलॉजी, आखिर है क्या? इसको हिंदी हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। आज की क्लास सेमेस्टर के साथ साथ 1 डे यानी आप लोग नौकरी का भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर रहता है ये सिलेबस से। तो चलिए हम लोग देखते हैं व्हाट इज इकोसिस्टम, यानी पारिस्थितिकी तंत्र का अर्थ क्या होता है। चलो देखते हैं क्या बोलता है। परितंत्र यानी इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र, दोनों बोलिए, या तो पारितंत्र बोलिए या फिर पारिस्थितिकी तंत्र। एक प्राकृतिक इकाई है। कौन सा है? प्राकृतिक इकाई है, यानी कुदरत के द्वारा बनाया हुआ एक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी जेकर में जीव हो, जेकर में जीव है, जिसका सांस चल रहा है। जीवधारी आ जाएंगे, पौधे आ जाएंगे, जानवर हो जाएंगे और अणुजीव शामिल है। ये सब क्या है? ये सब पारिस्थितिकी तंत्र के अंग है जो कि अपने अजैव पर्यावरण के साथ अंतरक्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। अब ये सब कहीं ना कहीं पर्यावरण के साथ गतिशील करके अभिक्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। अब संपूर्ण जैविक इकाई का मतलब है पूरा एक सजीवों का वातावरण बनाते हैं। उसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। इस प्रकार पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो अन्योन्याश्रित अवयवों की एक इकाई है जो एक ही आवास को बांटते हैं। पारितंत्र में आमतौर पर जीव जंतुओं से मिलकर अनेक खाद्य जाल बनाते हैं। जीव जंतु मिलकर एक खाने का जाल बनाते हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर इन जीवों के अन्योन्याश्रय और ऊर्जा के प्रवाह को दिखाते हैं। अब पारिस्थितिकी तंत्र में आप लोग को क्या देखने को मिलेगा? तो पारिस्थितिकी तंत्र में आप लोग को सजीवों के बारे में जानने को मिलेगा। सजीवों को खाने का बारे में जानना पड़ेगा, मिलेगा। सजीवों कहाँ रहते हैं, उन लोग का घर कैसा होता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ सजीव से रिलेटेड सारी जानकारी आपको जिसमें मिलेगी उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? पारिस्थितिकी तंत्र कहेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि पारितंत्र या फिर पारिस्थितिकी तंत्र आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोलता है समझिएगा। सजीव या जीव जिसमें वे अपने आवास, भोजन मतलब आवास, रहने का भोजन व अन्य जैविक क्रियाओं के लिए एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। मतलब क्या? हम लोग एक दूसरे पे आश्रित है। जितने भी सजीव है वो सभी एक दूसरे पे क्या है? आश्रित हैं। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द को 1930 में, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, 1930 में रॉय क्लाफार्म, किसके द्वारा? रॉय क्लाफार्म द्वारा एक पर्यावरण को संयुक्त शारीरिक और जैविक घटकों को निरूपित करने के लिए बनाया गया था।
यानी कि 1930 में पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का पारिस्थितिकी तंत्र को क्या किया गया था, बनाया गया था। कौन बनाया था, रॉय क्लॉफार्म द्वारा बनाया गया था। ब्रिटिश पारिस्थितिकी विज्ञान शास्त्री, जो कि ब्रिटिश के जो दूसरा विज्ञान शास्त्री है उनका नाम है ऑर्थर टॉमसन ने बाद में इस शब्द को परिष्कृत करते हुए यह वर्णन किया कि यह पूरी प्रणाली न केवल जीव परिसर है लेकिन वह सभी भौतिक कारकों का पूरा परिसर भी शामिल है जिसे हम पर्यावरण कहते हैं। अब कहीं ना कहीं जीवों के साथ वो सारी भौतिक प्रणाली पूरी तरह शामिल है जो जीवों के साथ साथ जो निवास करते हैं उसे हम लोग पर्यावरण कहते हैं। भौतिक परिस्थितियां, जिसे हम लोग विज्ञान शास्त्री के नाम से भी जानेंगे। अब विज्ञान शास्त्री है भैया, वो आया कौन, तो उनका नाम था ऑर्थर टॉमसन। वो बताया कि सिर्फ सजीव ही नहीं, पृथ्वी में जितने भी भौतिक पदार्थ है, यानी भौतिक से जितने चीज जिसकी संरचना हुई है वो सारी चीज मिलके एक पर्यावरण का निर्माण करती है और वही पर्यावरण में हम लोग सजीव भी रहते हैं और भौतिक प्रणाली भी रहती है। देखिए और क्या बोलता है, टॉन्सले राइटर है, सॉरी विज्ञान शास्त्री है टॉन्सले, पारितंत्र को न केवल प्राकृतिक इकाइयों के रूप में बल्कि मानसिक आइसोलेट्स के रूप में भी मानते थे। टॉन्सले ने बाद में इकोटोप, किसको, इकोटोप शब्द का प्रयोग द्वारा परितंत्रों के स्थानिक हद को परिभाषित किया और यही इकोटोप बाद में जाके इको सिस्टम बनता है या फिर इकोलॉजी बनता है। तो इसमें मेन आपको इंपॉर्टेंट क्या बन जाता है, सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र का उपयोग जो शब्द है उसका 1930 में हुआ था। कौन किया था, रॉय क्लॉफार्म किया था। चलिए ठीक है, उसके बाद जो ब्रिटिश पारिस्थितिकी विज्ञान शास्त्री ऑर्थर टॉमसन ने बताया कि इस शब्द को परिष्कृत करते हुए यह वर्णन किया कि वो बताया टॉन्सले कि इसमें सजीव के साथ साथ वो सारी प्रक्रिया भी शामिल है जो भौतिक के द्वारा हमारे पर्यावरण में रहते हैं। अब कहीं ना कहीं टॉन्सले ने ही बाद में इकोटॉप का शब्द का प्रयोग किया, यही इकोटॉप से ही इकोलॉजी शब्द बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये था आपकी पारिस्थितिकी तंत्र। अब पारिस्थितिकी तंत्र क्या आ गया है, तो पारिस्थितिकी तंत्र में सब छोटे बड़े जीवधारी आते हैं जो किसी ना किसी पे निर्भर होते हैं। अब जीवधारियों के साथ साथ हमारे जितने भी भौतिक कार्यशील यानी भौतिक कारण है वो भी कहीं ना कहीं पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल होते हैं और ये दोनों को मिला के हम लोग एक पर्यावरण नाम देते हैं। अब इनकी विशेषताओं को समझेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताओं को समझेंगे। क्या बोलता है समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए वीवीआई हो जाएगा। इसको हम यहां लिख दे रहे हैं वीवीआई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए देखिए क्या बोलता है, पारिस्थितिकी तंत्र किसी स्थान विशेष के समस्त जीवधारियों को एवं उसके भौतिक पर्यावरण के सकल योग का प्रतिनिधित्व करता है। अब कहीं ना कहीं भौतिक पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र मिलके वो कहीं ना कहीं पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करेगा। पारिस्थितिकी तंत्र में आवश्यक जैविक भी आएंगे और भौतिक पर्यावरण भी आएगा। दूसरा क्या बोलता है, प्रत्येक तंत्र धरातल पर अपना एक निश्चित क्षेत्र रखता है। सबको पता है कि प्रत्येक तंत्र यानी प्रत्येक जीवधारी पृथ्वी पर अपना अपना एक क्या रखता है, निश्चित क्षेत्र रखता है। प्रत्येक तंत्र के 3 संगठक है। क्या बोलता है, प्रत्येक तंत्र के 3 संगठन यानी कि कंपोनेंट्स होते हैं। क्या है, ऊर्जा, जैविक और अजैविक। ये कहीं ना कहीं ये आपके पर्यावरण तंत्र के 3 घटक हैं। पहला हो जाएगा ऊर्जा, दूसरा हो जाएगा जैविक और तीसरा हो जाएगा अजैविक। चलिए अब देखिए
ऊर्जा और अजैविक ये कहीं ना कहीं भौतिक पर्यावरण में आ जाएगा, यानी जिससे हम लोग को ऊर्जा मिलेगी भौतिक पर्यावरण में ये सारी चीज आ जाएगी। और जैविक क्या आ जाएगा, ये जैविक प्राकृतिक में आ जाएगा जिसमें जीव है, जैविक में जीव है। तो यही जैविक और भौतिक मिलकर एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करता है। देखो आगे क्या बोला है, पारिस्थितिकी तंत्र को निश्चित समय के संदर्भ में देखा जाता है। अब पारिस्थितिकी तंत्र है तो उसको कभी कभी निश्चित समय में भी देखा जाएगा। देखिए आगे क्या बोलता है। अब देखो पारिस्थितिकी तंत्र को निश्चित समय के संदर्भ में देखा जाएगा। मान के चलो बेंग, बेंग आप लोग जान रहे हैं, मेढक जिसको कहते हैं। अब बरसात के दिन आएगा तो मेढक का आवाज सुनने को मिलेगा। अब मिल रहा है सुनने का आवाज गर्मिया में नहीं, तो क्या है कि समय यानी निश्चित समय के संदर्भ में देखा जाता है। तो हम मेढक का एग्जाम्पल क्यों लिए, कहीं ना कहीं मेढक भी कहीं ना कहीं पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैविक क्रिया है, यानी जैविक कारण है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या बोलता है। तीनों जो हम लोग घटक पढ़े, ऊर्जा, जैविक, अजैविक, ये तीनों संगठनों के मध्य अंतर क्रियाएं होती हैं। साथ ही साथ विभिन्न जीवों के मध्य भी पारस्परिक क्रियाएं होती है। तीनों का अलग अलग एक अपना अपना एक क्रिया है, अलग अलग काम है, और तीनों जो तंत्र है वो अलग अलग अपनी क्रियाएं करती है। परितंत्र को गतिशील रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा सौर ऊर्जा होती है। देखिए क्या बोलता है, परिस्थिति तंत्र यानी पारिस्थितिकी तंत्र को गतिशील रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण भैया है ऊर्जा है, सौर ऊर्जा होती है। यद्यपि यह तंत्र अन्य विभिन्न प्रकार की ऊर्जा द्वारा भी संचालित होती है। सौर ऊर्जा, हवा ऊर्जा, विंड ऊर्जा जिसको बोलते हैं, सोलर एनर्जी जिसको बोलते हैं, ये सब भी कहीं ना कहीं विभिन्न प्रकार की ऊर्जा द्वारा को भी संचालित किया जाएगा। विभिन्न प्रकार से इन लोग को भी और ऊर्जा दिया जाता है। किसको, जैविक क्रिया को। अब जैविक क्रिया को कहीं ना कहीं भौतिक क्रिया ही है जो जैविक क्रिया को हमेशा गतिशील रखने में मदद करती है। चलिए आगे देखते हैं। यह तंत्र जो है वो प्रमुखता प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित होता है। अब देखो जो भी भौतिक संसाधन है वो कहीं ना कहीं प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या बोलता है पारिस्थितिकी तंत्र। यह तंत्र एक कार्यशील इकाई है जिसके अंतर्गत जैविक संगठक, अब जैविक संगठक मतलब जिसमें जान है, पौधे, सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया जिसको बोल सकते हैं, मानव, हम लोग सभी लोग आते हैं। किसमें आते हैं हम लोग, जैविक संगठन के रूप में हम लोग आते हैं, यानी हम लोग में क्या है, जान है। तथा भौतिक या अजैविक संगठन में ऊर्जा प्रवाह आ जाएगा, जलीय चक्र आ जाएगा, खनिज चक्र आ जाएगा, अवसाद चक्र आ जाएगा, जैव भू रासायनिक चक्र आ जाएगा। ये सब कहीं ना कहीं भौतिक या अजैविक संगठन है, परस्पर एक दूसरे से संबंधित तथा आबाद रहते हैं। अब कहीं ना कहीं जैविक संगठन और भौतिक संगठन एक दूसरे से कहीं ना कहीं संबंध बना के रखते हैं। जैसे JH एग्जाम्प्लेक्स हो गया, तो ये क्या हो गया, JH एग्जाम्प्लेक्स एक भौतिक संगठक हो गया, और हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं तो हम लोग क्या हो जाएंगे, जैविक संगठन हो जाएंगे। हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो आप क्या हो जाएंगे, जैविक संगठन हो जाएंगे। तो आप और मेरे के बीच जो संबंध बना रहा है वो कौन बना रहा है, तो JH एग्जाम्प्लेक्स बना रहा है। तो हम लोग दोनों का संबंध बहुत जरूरी होता है आपके पर्यावरण के लिए, यानी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए। चलिए देखिए आगे क्या बोलता है। पारिस्थितिकी तंत्र अपने आप में स्थिर रहता है बशर्ते उसको नियंत्रित करने वाले कारकों में से कोई एक कारक में कमी या अधिकता ना हो जाए।
पारिस्थितिकी तंत्र जो रहता है वो अपने आप को क्या रखता है, स्थिर रखता है। चलिए देखिए आगे क्या बोलता है। देखो पारिस्थितिकी तंत्र आप लोग को यही समझना है कि जैविक क्रिया अजैविक क्रिया ये दोनों क्रिया जब आपस में रहती है, एक साथ रहती है, तो ये दोनों क्रिया मिलकर एक पर्यावरण का निर्माण करती है, उसे ही हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र कहेंगे। कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग को पारिस्थितिकी तंत्र अच्छे से समझ में आ गई होगी। और पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता क्या है? तो पारिस्थितिकी तंत्र का विशेषता है भैया कि ये मानव यानी जैविक क्रिया और भौतिक क्रिया के बीच में संबंध बताता है। अब ये कहीं ना कहीं एक दूसरे पे निर्भर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार क्या है। पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र पहला है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, दूसरा क्या हो जाएगा, स्थल में रहे वाला स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, दूसरा स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, तीसरा वन में रहने वाले वन्य पारिस्थितिकी तंत्र, और चौथा मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र यानी रेगिस्तान में रहने वाले पारिस्थितिकी तंत्र यानी जीव जंतु। अब हम लोग एक एक करके इसको डील करेंगे। चलो सबसे पहले डील करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए कि पारिस्थितिकी तंत्र के कितने प्रकार है। तो पारिस्थितिकी तंत्र के 4 प्रकार है। कौन कौन सा? जल में रहे वाला हो, जमीन पर, वन में और रेगिस्तान में। अब हम लोग समझते हैं जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। अब जलीय पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, ये टॉपिक में यानी ये सिलेबस, ये लेक्चर में आपको यही 4 प्रकार आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब देखो जल जीवधारियों के लिए आवश्यक यौगिक है। अब कर दे भैया, जल यानी पानी में रहे वाला जो भी जीव है उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उसके लिए पानी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, जो कि समुद्र, झीलों, नदियों तथा तालाबों में मिलता है। जल में लवणता होती है, ताप होती है, लहरें होती हैं, ज्वार भाटा तथा ऑक्सीजन आवश्यक पारिस्थितिकी कारक हैं जो जलीय जीवन को नियंत्रित करते रहते हैं। अब कहीं ना कहीं जल में जो जीव रहते हैं उन लोग के लिए लवणता भी अधिक है, ताप, लहरें, ज्वार भाटा तथा ऑक्सीजन आवश्यकता पारिस्थितिकी तंत्र के कारण है। अब कहीं ना कहीं जल में जितनी मात्रा में हम लोग को लवणता मिलती है, जल की ताप, जल की लहरें, ये सब कहीं ना कहीं जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का एक कारण है। यानी कि कहीं ना कहीं जल में रहने वाले जो जीवधारी है उसके लिए जल बहुत अधिक उपयोगी साबित होता है। चलिए ये था देख शॉर्ट में समझ, शॉर्ट में जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। सर जो जल में रहता है उन लोग के लिए जल में जितने भी मात्रा में जल में जो चीज पाई जाती है उन लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण यानी उपयोगी साबित हो जाती है, इसीलिए हम लोग उसको जलीय पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। अब देख भैया, हावड़िन स्थल में रहे वाला आदमी है। अब हमरे के कोई जल में रहल कहेगा 24 घंटा रह पाइएगा? नहीं रह पाइएगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र हैं, यानी स्थल में रहने वाले तंत्र। चलिए देखते हैं क्या बोलता है स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र वह पारिस्थितिकी तंत्र है जो थल यानी स्थल अथवा स्थल में पाए जाते। देखो थल से ना यानी स्थल, थल भी बोलेंगे और स्थल भी बोलेंगे, तो वही बोला है वह पारिस्थितिकी तंत्र जो थल अथवा स्थल में पाए जाते हैं वो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र कहलाते हैं। जैसे कि अनुष्य यानी मनुष्य, उसके बाद घास के मैदान, वनस्पति, ये सब चीज जो है स्थल में पाई जाती है तो वो क्या कहेगा, वो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र कहलाएगा, यानी थल पारिस्थितिकी तंत्र कहलाएगा।
हम लोग पहले क्या देखे, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र जो जल में रहते हैं, दूसरा स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र जो स्थल में रहते हैं, तीसरा क्या है, वनीय पारिस्थितिकी तंत्र यानी जो जंगल में रहते हैं। देखो क्या बोलता है, पृथ्वी सौर मंडल का ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, इसके विस्तृत क्षेत्रों में वनों का विस्तार है। क्या है भैया, वनों का यानी जंगल का विस्तार है। एक और सदाबहार उष्ण कटिबंधीय वन, ये ज्योग्राफी में है, हम लोग देखेंगे, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए थ्योरी करवा रहे हैं। जब आप लोग नेक्स्ट सेमेस्टर में जाइएगा तब आप लोग को डीपली नॉलेज दिया जाएगा। ये एग्जाम के पर्पस पे आप लोग को करवाई जा रही है। क्वेश्चन आंसर मैंने करवा दिया है, क्वेश्चन आंसर के साथ साथ मैं आप लोग को थ्योरी भी करवा रहा हूं। वही बोलता है कि एक और सदाबहार उष्ण कटिबंधीय वन तो दूसरे और शीतोष्ण के पतझड़ वाले शीतझड़ के सीमावर्ती प्रदेशों के कोणधारी वन है। यानी सदाबहार उष्ण कटिबंधीय वन एक हो जाता है, शीतोष्ण कटिबंध दो हो जाता है, और तीसरा कोणधारी वन। यानी बोला जाता है कि पृथ्वी पर 3 प्रकार के वन पाए जाते, यानी जंगल पाए जाते हैं। वन या प्राकृतिक वनस्पति जहां एक और पर्यावरण के विभिन्न तत्वों जैसे ताप, दाब, वर्षा, आर्द्रता, मृदा आदि को नियंत्रित करती है, वही उनका अपना पारिस्थितिकी तंत्र भी होता है। अब जंगल में रहने वाले जितने लोग हैं उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, वनीय पारिस्थितिकी तंत्र कहेंगे। अब इसमें कहीं ना कहीं वनस्पति भी आ जाता है, इसलिए कहीं ना कहीं मृदा भी आ जाएगी, आर्द्रता भी आ जाएगी। ये सब कहीं ना कहीं आपके वन पारिस्थितिकी तंत्र का एक एग्जाम्पल हो जाएगा। और वन में रहने वाले जो भी तंत्र उसे हम लोग वन पारिस्थितिकी तंत्र भी कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक जरूरी सूचना देना चाहता हूं कि JH एग्जाम फ्लैक्स पे सेमेस्टर 2 के विद्यार्थियों के लिए एक सुनहरा मौका लेके आया है, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी लेके आया है। क्या लेके आया है, जिनका भी मेजर पेपर पॉलिटिकल साइंस है और माइनर पेपर पॉलिटिकल साइंस है, मेजर और माइनर क्या है, पॉलिटिकल साइंस है, और उसके साथ जितने भी पेपर अदर पेपर है उसकी तैयारी करवा रहा है मात्र 599 में। कितना में, मात्र 599 में, इतना सोन में, हाँ मात्र 599 में। इसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, PDF जो भी नोट्स है सो और प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन है वो सारी आपको दी जा रही है मात्र 599 में। आप लोग जल्द से जल्द ये नंबर पे कॉल करके पेड यानी कि और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और जल्द से जल्द आप लोग इस JH एग्जाम फ्लैक्स से जुड़ के अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं, क्योंकि सेमेस्टर 1 का एग्जाम कपार पर है। सेमेस्टर 1 के बाद आप लोग सेमेस्टर 2 में जाइएगा और भी हम लोग के साथ मिलकर तैयारी अच्छे से कीजिएगा। सेमेस्टर 2 की तैयारी मात्र 599 में, मेजर और माइनर पेपर जिनकी भी पॉलिटिकल साइंस है और उनके साथ जितने भी अदर पेपर है उसकी तैयारी मात्र 599 में। अब देखिए सेमेस्टर 4। अब सेमेस्टर 4 में जिसका भी पेपर में मेजर पॉलिटिकल साइंस है और माइनर भी पॉलिटिकल साइंस है, उसके साथ अदर पेपर, उसके साथ जो भी अदर पेपर है उसकी तैयारी करवा रही है मात्र 799 में। सेमेस्टर 2 की तैयारी 599 में, सेमेस्टर 4 की तैयारी 799 में, जिसमें से आपको 4 बेनिफिट्स दिया जाता है। लाइव क्लासेस मिलेंगी आपको, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, नोट्स मिलेगी, और प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है वो सारी चीज अगर आपके पास है तो आपको पास होने से, अच्छे परसेंटेज लाने से और नॉलेजेबल पर्सन बनने से कोई नहीं रोक सकता है। सेमेस्टर 4 की तैयारी मात्र 799 में,
कितना में? 799 में। सेमेस्टर 2 की तैयारी मात्र 599 में। ये हमारा क्वेरी नंबर है। इस नंबर पे आप लोग संपर्क करके और भी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्द से जल्द आप लोग हमारे चैनल से जुड़ के अपने तैयारी को और भी मजबूत बनाने का कोशिश कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखो वनीय क्षेत्र की मृदा, हम लोग वन पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ रहे हैं, तो उसी में बता दिया है कि वनीय क्षेत्रों की मृदा में मिश्रित कई खनिज पाए जाते हैं। मिट्टी में, जंगल के मिट्टी में बड़े सारा खनिज पाया जाता है। लवण या वायुमंडल के तत्व इस प्रदेश के अजैविक तत्व के उत्पादक, उपभोक्ता व अपघटक के रूप में विभिन्न पौधे और जीव शामिल होते हैं। तरह तरह के पौधे और तरह तरह के जीव शामिल होते हैं। कहाँ पे? आपके जंगल में, यानी कि वन में। उत्पादक के रूप में वनीय प्रदेशों में विभिन्न प्रकार के वृक्ष होते हैं जो उष्ण, शीतोष्ण व शीत दशाओं के साथ साथ परिवर्तित होते हैं। क्या बोला है? जो उष्ण, शीतोष्ण व शीत दशाओं के साथ साथ परिवर्तन होते रहते हैं। जितने भी जीव है, जितने भी वनस्पति है, वो कहीं ना कहीं परिवर्तनशील होते रहते हैं। इन सबके साथ साथ विषुवत प्रदेश, देखिए दोस्तों, विषुवत प्रदेश, मैंने आपको लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन में ये सारी जानकारी मैं आपको डील कर दिया हूं। इससे अच्छा है, इसका क्लास अटेंड करने से पहले एक बार प्रीवियस क्लास जितने भी हैं वो एक बार अच्छे से अटेंड कर ले, तो इस क्लास में आपको अच्छे से समझ में, और भी अच्छे से समझ में आएगी। तो वही बोल दिया है, इन सब के साथ साथ विषुवतीय प्रदेशों में झाड़ियां, लताएं आदि अधिक संख्या में पाई जाती है। यानी विषुवत रेखा पे जितने भी जंगल वन पाए जाएंगे, उस वन के जो वनस्पतियां होगी सबसे अधिक वहां झाड़ियां होगी, लताएं आदि प्रमुख संख्या में, अधिक संख्या में पाई जाएगी। ये आपकी थी वन पारिस्थितिकी तंत्र। अब हम लोग आते हैं मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, जहां सिर्फ रेगिस्तान रहता है। क्या रहता है? रेगिस्तान रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या बोलता है, पृथ्वी के लगभग 17% भाग पर क्या भैया? मरुस्थल यानी रेगिस्तान है। कितना प्रतिशत भाग पर? तो 17% भाग पर। यहाँ का पर्यावरण अल्प वर्षा व उच्च ताप के कारण अलग अलग प्रकार का होता है। अब कहीं ना कहीं रेगिस्तान वाला जो क्षेत्र है, वहां का जो पर्यावरण है वो अलग अलग प्रकार का होगा, क्योंकि वहां का टेम्परेचर अधिक है, वहां का तापमान अधिक है, वहां का वर्षा कम होती है, तो इसलिए वहां की वनस्पति, वहां का जो भी पर्यावरण है वो अलग अलग प्रकार का होता है। यहाँ क्या होती है? जल की कमी होती है, जिससे यहाँ की वनस्पति भी विशेष प्रकार की होती है, तथा यहाँ बालू के स्तूपों का सर्वत्र विस्तार रहता है। पानी की कमी होती है, तो जहाँ पानी का कमी होगा वहां कांटेदार पौधे मिलेंगी। क्या मिलेगी? कांटेदार पौधे मिलेगी, और ये कांटेदार पौधे में हम लोग का कैक्टस आएगा। तो कहीं ना कहीं ये सब क्या है? अलग अलग वनस्पति है, जो समय के साथ, मौसम के साथ, पर्यावरण के साथ साथ अलग अलग भी परिवर्तित हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो आगे क्या बोलता है, मरुस्थलीय क्षेत्र की प्राकृतिक वनस्पति कटीली झाड़ियां, भी बोले भैया कांटेदार, कटीली झाड़ियां, छोटी घास व कुछ शुष्कता सहन करने वाले वृक्ष होते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र में रेंगने वाले व अन्य जीवों के साथ ऊंट, भेड़, बकरी की संख्या अधिकाधिक होती है। कहीं ना कहीं मरुस्थलीय वाला क्षेत्र यानी रेगिस्तान वाला क्षेत्र में
जो जीव मिलेगा वो आपको रेंगने वाला जीव मिलेगा, ऊंट मिलेगा, भेड़ मिलेगा, बकरी मिलेगा और भी अधिक संख्या में पाई जाती है, जो कम वर्षा तथा अल्प भोजन पर जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अब कहीं ना कहीं इन लोग का पानी से मतलब भी नहीं है और इन लोग को खाना से मतलब भी नहीं है, तो ये लोग ज्यादा दिन तक बिना खाए बिना पानी पिए रह सकते हैं रेगिस्तान वाले क्षेत्र में, यानी मरुस्थलीय वाले क्षेत्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोलता है समझिए। इन क्षेत्रों में अपघटक क्रियाएं अपेक्षाकृत कम होती है। कहीं ना कहीं मरुस्थलीय वाले क्षेत्र में अपघटक जो क्रिया होती है वो बहुत कम होती है, यानी अपेक्षा से जितना हम अपेक्षा करते हैं उससे कम होती है। इन प्रदेशों में पशुपालन के साथ जहां जल उपलब्ध हो जाता है मोटे अनाज की भी खेती की जाती है। मतलब कि मरुस्थलीय क्षेत्र में भी पशुपालन किया जाता है और तने सुन अगर हमको पानी मिलने का साधन हो जाएगा तो हम लोग मोटे अनाज की भी खेती कर सकते हैं मरुस्थलीय वाले क्षेत्र में। ऐसा अनुमान है कि मरुस्थलीय क्षेत्र में जल उपलब्ध हो जाए तो वहां भी उत्तम कृषि हो सकती है, जैसे कि नील नदी की घाटी में थार का इंदिरा गांधी नगर क्षेत्र में आदि। अब देखो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि मरुस्थल वाला जो क्षेत्र है, रेगिस्तान वाला क्षेत्र में अगर पानी प्रचुर मात्रा में अगर मिल जाए तो वहां एग्रीकल्चर यानी खेती भी बहुत अधिक मात्रा में हो सकती है, जैसे कि नील नदी के घाटी में थार के इंदिरा गांधी नगर क्षेत्र में आदि। चलिए देखते हैं आगे। इन क्षेत्रों के पारिस्थितिकी तंत्र में फिर परिवर्तन आ जाता है और खेती भी आसानी से की जा सकती है जब हमारे मरुस्थलीय क्षेत्र में पानी की आवश्यकता पूर्ण हो जाएगी, तो वहां खेती भी अच्छा हो सकता है, वहां का पारिस्थितिकी तंत्र भी अच्छी हो जाएगी और वहां का पर्यावरण भी अच्छा हो जाएगा। अब चलो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या बोलता है। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, यानी पारिस्थितिकी तंत्र के कौन कौन से घटक होते हैं, अंग होते हैं, मान के चलिए इसको हम लोग अंग बोलेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र के कौन कौन अंग होते हैं, देखिए क्या बोलता है। पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना में जैविक और अजैविक पर्यावरण के घटकों को सम्मिलित किया जाता है। जैविक हम लोग क्या बोले, जिसमें जीवन है, हम आप कुत्ता बिल्ली सब हम लोग जैविक में आ जाएंगे। अजैविक पर्यावरण में जो भौतिक पर्यावरण के रूप में आएगा उसे ही हम लोग अजैविक पर्यावरण कहेंगे। और जैविक और अजैविक पर्यावरण कहीं ना कहीं पारिस्थितिकी तंत्र के क्या है, घटक होते हैं। भौतिक पर्यावरण और उसमें रहने वाले जीव ही पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। हम क्या बताएं, भौतिक पर्यावरण और जैविक पर्यावरण ये दोनों मिलके पारिस्थितिकी तंत्र का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र को दो प्रमुख घटकों में विभाजित किया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र को दो प्रमुख घटकों में विभाजित किया जाता है। पहला जैविक घटक जिसको इंग्लिश में हम लोग बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं, और दूसरा अजैविक घटक जिसको हम लोग अबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। अब कहीं ना कहीं पारिस्थितिकी तंत्र के दो प्रमुख घटक है, जैविक घटक और अजैविक घटक। अब चलिए हम लोग देखते हैं जैविक घटक क्या होती है। अब जैविक घटक से समझना, जैविक घटक सभी जीवों को अपने वृद्धि या पुनः वृद्धि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। यह ऊर्जा उनको अपने भोजन से प्राप्त होती है, यह ऊर्जा उसको अपने भोजन से प्राप्त होती है। उनकी भोजन जो आदतों जो है, उनकी भोजन आदतों के आधार पर उन्हें तीन भागों में विभाजित किया जाता है।
अब सभी जैविक घटक को क्या खाना जरूरी होता है। जितने भी जैविक घटक है सबको भोजन आवश्यकता होती है। उसी के आधार पर हम लोग जैविक घटक को 3 भाग में बांटे हैं। पहला उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता, तीसरा अपघटक। क्या बोलता है? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ये 3 घटक है जो हमारे जैविक घटक को परिभाषित करते हैं। यानी जैविक घटक के कितने प्रकार हैं? जैविक घटक के 3 प्रकार हैं। जैविक घटक किसे कहते हैं? जैविक घटक में सभी जीव जंतु को, जो सभी जीव जंतु जो आते हैं उसे ही हम लोग जैविक घटक कहते हैं। जिसमें सांस है, जो जीव है, उसे ही हम लोग जैविक घटक कहते हैं। जैविक घटक के कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो सर जैविक घटक को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता, तीसरा अपघटक। अब देखो उत्पादक है क्या? देखो पेड़ पौधे पारिस्थितिकी तंत्र के मुख्यतः उत्पादक होते हैं। पेड़ पौधे पारिस्थितिकी तंत्र के क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। ये पौधा क्लोरोप्लास्ट द्वारा ऊर्जा को ग्रहण कर सरल अकार्बनिक पदार्थों जैसे जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा अधिक ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थ के रूप में अपना भोजन बनाते हैं। पेड़ पौधा अपना भोजन क्लोरोप्लास्ट से बनाता है, यानी सूर्य की किरण से ही क्लोरोप्लास्ट के द्वारा अपना भोजन तैयार करता है। सूर्य ऊर्जा के प्रकाश से संश्लेषण द्वारा भोजन के रूप में रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। अब कहीं ना कहीं वनस्पति जो है वो सूर्य से रोशनी प्राप्त करके वो क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा भोजन बनाता है और वही भोजन के रूप में रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। और वही जो भोजन है वो भोजन से कहीं ना कहीं ऊर्जा प्राप्त होता है हमारे पेड़ पौधे को। चलिए आगे बढ़ते। देखो आगे क्या बोलता है? सभी प्रकार की घास, सभी प्रकार की घास, वृक्ष, शैवाल व कुछ बैक्टीरिया इस वर्ग में शामिल है। घास, वृक्ष, शैवाल व कुछ बैक्टीरिया जो है कहीं ना कहीं वो उत्पादक में शामिल है। वास्तव में यह सभी अपनी वृद्धि के लिए स्वयं भोजन की उत्पत्ति करते हैं, इसी से उन्हें उत्पादक कहा जाता है। यानी जो अपना खाना खुद बनाता है इसीलिए उसे क्या कहते हैं? उत्पादक कहा जाता है। इनको हम लोग स्वयं पोषी जीव भी कहते हैं, स्वयं पोषी जीव भी कहते हैं। कहीं ना कहीं उत्पादकता को ही हम लोग स्वयं पोषी जीव कहते हैं, जो अपना पोषण इन लोग खुद बनाता है और खुद प्राप्त करता है। चलिए ये तो हमारा उत्पादकता। अब हम लोग आते हैं उपभोक्ता में, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र यानी जैविक घटक के 3 अंग को देख रहे हैं, जिसमें से एक उत्पादकता है तो दूसरा उपभोक्ता है। चलिए उपभोक्ता को देखते हैं। ये जंतु, अब इसमें आ गए जीव जंतु, देख ले किसमें? उपभोक्ता में। ये जीव जंतु भोजन के लिए उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं। यानी हम अपना खाना किससे प्राप्त करेंगे? पेड़ पौधे से प्राप्त करेंगे। तो कहीं ना कहीं हम उस पर क्या है? निर्भर हैं। इसके अंतर्गत सभी जंतु आते हैं, इसके अंतर्गत सभी जीव जंतु आते हैं। यह पौधों द्वारा बनाए गए भोजन पर निर्भर रहते हैं। बता दिए ये क्या करता है? पौधा लोग जो भोजन बनाता है जिससे हम लोग रासायनिक ऊर्जा मिलती है, तो कहीं ना कहीं हम लोग भी इसके द्वारा बनाए गए भोजन पर क्या करते हैं? निर्भर रहते हैं। इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता किस पर निर्भर है? तो उपभोक्ता उत्पादकता पर निर्भर होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन तथा खनिज तत्व हमारे भोजन के अवयव हैं। तो ये सब कहाँ मिलेगी? ये सब हमारे उत्पादकता से ही मिलेगी, जो अनाज, फल, साग सब्जी तथा विभिन्न पौधों से प्राप्त होता है।
देखो, उपभोक्ता है वो कहीं ना कहीं उत्पादकता पर निर्भर है। उपभोक्ता उत्पादकता पर निर्भर है और हम लोग को प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, जितने भी चाहिए हम लोग को एनर्जी, वो सब कहीं ना कहीं पेड़ पौधे से ही हम लोग को मिलता है। यही बोलता है कि यही सभी उत्पादक, यानी यह सभी उत्पादक घटक पर निर्भर करते हैं। ये सभी उत्पादक जो है वो घटक पर निर्भर करते हैं। यह वास्तव में क्या होता है? परपोषी जीव है। स्वयंपोषी मतलब जो अपना खाना खुद बना रहा है, और परपोषी मतलब हम लोग किसी और पर डिपेंड हैं। इनको निम्न 3 वर्गों में बांटा गया है, यानी उपभोक्ता को भी यहाँ 3 वर्ग में बांट दिया गया है। कितने वर्ग में? 3 वर्ग में बांट दिया गया है। अब जैविक घटक को 3 वर्ग में बांटा, उपभोक्ता, उत्पादकता और अपघटक। अब कहीं ना कहीं उपभोक्ता को भी यहाँ 3 वर्ग में बांटा है। अब देखो 3 वर्ग में क्या क्या आता है। प्रथम वर्ग, यानी कि इसमें वे सभी वनस्पतियों पर अपना भोजन के लिए, देखो यह वनस्पतियों पर अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। इनमें गाय हो गलो, बकरी हो गलो, हिरण, खरगोश, गिलहरी, बंदर इत्यादि को मुख्य रूप से शामिल करते हैं। अब ये सब क्या है भैया? इन लोग वनस्पति पर ही वनस्पति पे ही लोग निर्भर रहता है, यानी भोजन, इनका भोजन जो है वो वनस्पति पर ही निर्भर रहता है। यह प्राथमिक चरण के उपभोक्ता है। यह क्या है? प्राथमिक चरण के उपभोक्ता है, क्योंकि यह सीधे उत्पादकता पर निर्भर। अब ये लोग क्या है? डायरेक्ट उत्पादकता पर ही निर्भर है। घास खा लेगा, पत्ते खा लेगा, और क्या जो भी है फल पौधा सब खा लेगा। तो ये सब प्राथमिक उपभोक्ता है। क्या है? लोग प्राथमिक उपभोक्ता है। और प्राथमिक उपभोक्ता किस पे निर्भर है? प्राथमिक उपभोक्ता वो डायरेक्ट उत्पादकता पर ही निर्भर होता है। अब देखो द्वितीयक उपभोक्ता भैया, अब द्वितीयक उपभोक्ता इन्हें मांसाहारी प्राणी भी कहते हैं, यानी द्वितीय उपभोक्ता को मांसाहारी प्राणी भी कहते हैं। यह अपनी ऊर्जा जो है भैया शाकाहारी जंतुओं से प्राप्त करता है। मांसाहारी प्राणी शाकाहारी प्राणी से अपना भोजन प्राप्त करेगा, ऊर्जा प्राप्त करेगा। इन्हें दूसरे चरण के उपभोक्ता भी कहते हैं। सांप हो गलो, लोमड़ी हो गलो, बिल्ली हो गलो, शेर हो गलो, बाघ हो गलो, भेड़िया हो गला, ये सब कहीं ना कहीं शाकाहारी है। तो शाकाहारी जानवर को जो खाता है उसको मांसाहारी कहेंगे। और मांसाहारी जानवर वो किस में आ जाएगा? द्वितीय उपभोक्ता में आ जाएगा। उपभोक्ता को हम लोग 3 प्रकार में बांटे हैं। प्राथमिक उपभोक्ता जिसमें बंदर आ जाएगा, जो डायरेक्ट उत्पादकता पर निर्भर करेगा। उसके बाद द्वितीय उपभोक्ता जो हम लोग मांसाहारी होंगे, द्वितीय उपभोक्ता जो मांसाहारी होंगे। और मांसाहारी किससे ऊर्जा प्राप्त करेंगे? तो मांसाहारी डायरेक्ट शाकाहारी से ऊर्जा प्राप्त करेंगे। तीसरा जो आता है तृतीय उपभोक्ता, इसके अंतर्गत वे उपभोक्ता आते हैं जो प्राथमिक व द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता को अपना भोजन बनाते हैं। जैसे मानव, भालू, हम शाकाहारी भी हैं, हम लोग मांसाहारी भी हैं। तो हम लोग किस में आ जाएंगे? हम लोग तृतीय उपभोक्ता में आ जाएंगे। जैसे भैया मानव हो गया, तृतीय उपभोक्ता में आ जाएगा, भालू हो जाएगा इत्यादि। मानव एक ऐसा प्राणी है जो सीधे उत्पादकता पर निर्भर करता है तथा उसमें कुछ वर्ग द्वितीय के प्राथमिक उपभोक्ताओं को अपना भोजन बनाता है। चलिए अब हम इसको अच्छे से आपको नेक्स्ट पेज में हम नया पेज लेके बता देते हैं। मान के चलिए पारिस्थितिकी घटक कितने हैं? तो पारिस्थितिक घटक 3 है। कौन कौन से हैं? पहले आ जाएगा उत्पादकता, दूसरा हो जाएगा उपभोक्ता, और तीसरा हो जाएगा अपघटक। यहां तक कोई दिक्कत नहीं।
पारिस्थितिकी घटक को हम बता दिए कि पारिस्थितिकी तंत्र के 3 घटक है। पहला उत्पादकता, दूसरा उपभोक्ता और तीसरा अपघटक। अब देखो उपभोक्ता के 3 चरण में उपभोक्ता को बांटा गया है। प्राथमिक चरण, देखो कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम बता दे रहे हैं। दूसरा हो जाएगा द्वितीयक चरण, और तीसरा हो जाएगा तृतीयक चरण। अब प्राथमिक चरण में कौन कौन आ जाएंगे? जो डायरेक्ट घास फूल महुआ उहुआ खाते हैं, महुआ उहुआ खाते हैं, जैसे मान के चलिए इसमें आ जाएगा खरगोश, बंदर, गाय, बकरी। द्वितीय चरण में कौन आ जाएगा? जो मांस खाता है, जो मांसाहारी है। मांसाहारी, मांसाहारी जानवर किसको खाएगा? तो मांसाहारी जानवर शाकाहारी को खाएगा। तृतीयक में आ जाएगा कौन? तृतीयक में हम लोग आ जाएंगे, मनुष्य आ जाएंगे। अब मनुष्य किसको खाएगा? मनुष्य मांस भी खाएगा और घास फूल भी खाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? तृतीयक चरण में आएगा। उम्मीद करूंगा कि वहां कंफ्यूजन है। पारिस्थितिकी तंत्र के कितने घटक है? तो सर पारिस्थितिकी तंत्र के 3 घटक है, उत्पादकता है, उपभोक्ता और अपघटक है। अब उत्पादकता समझ गए भैया। उपभोक्ता के कितने घटक है? तो 3 घटक है, प्राथमिक है, द्वितीयक है और तृतीयक है। प्राथमिक में जो डायरेक्ट घास महुआ खाएंगे, द्वितीयक में जो डायरेक्ट मांस खाएंगे और तृतीयक में जो घास महुआ और मांस खाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि पारिस्थितिकी तंत्र आप लोग को अच्छे से समझ में आ रही होगी। चलिए देखिए क्या बोलता है नेक्स्ट। हाँ देखो क्या बोलते हैं, जैसे मानव, भालू इत्यादि। मानव एक ऐसा प्राणी है जो सीधे उत्पादकों पर निर्भर करता है तथा उसमें कुछ वर्ग द्वितीयक व प्राथमिक उपभोक्ताओं को अपना भोजन बनाता है। हम लोग सर्वाहारी है भैया, मांस भी खाते हैं और घास फूल भी खाते हैं, इसलिए इसे शाकाहारी व मांसाहारी प्रणाली माना गया है। इसे तृतीयक उपभोक्ता भी कहते हैं। जो मांस भी खाएगा और जो महुआ भी खाएगा उसे सर्वाहारी कहेंगे। तो वैसे प्राणी को किसमें रखा गया है? वैसे प्राणी को तृतीयक उपभोक्ता में रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्या है? अपघटक। क्या है तीसरा? अपघटक। देखिए अपघटक क्या बोलता है, प्राथमिक एवं द्वितीयक उत्पादक जीवों के मरने पर जो मृत शरीर अनेक प्रकार के बड़े जीवाणु, कवक इत्यादि द्वारा अपघटित किए जाते हैं, जिससे मृत कार्बनिक पदार्थ पुनः सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदल जाता है और इस प्रक्रिया में जीवाणु ऊर्जा प्राप्त करते। अब बैक्टीरिया, हम लोग से बैक्टीरिया प्राप्त करें, हम लोग मर गए, हम लोग गड़ा गए, हमको गाड़ दिया गया, हम वहीं रह गए, तो हमारा हड्डी गोडी जो बचल है उसको खा के कौन? बैक्टीरिया अपना ऊर्जा बनाता है और इस प्रक्रिया में जीवाणु अपना ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अपघटन करने वालों जीवों को अपघटक यानी डिकम्पोजर कहते हैं। अपघटक करने वाले जीवों को हम लोग क्या कहेंगे? अपघटक यानी इंग्लिश में डिकम्पोजर कहेंगे। अपघटकों को एस्केवेनर्स के नाम से पुकारा जाता है। जैसे भैया केंचुआ, कवक, बैक्टीरिया आदि अपघटक के महत्वपूर्ण उदाहरण है। ये सब कीड़े मकोड़े हैं, ये सब किससे अपना ऊर्जा प्राप्त करेंगे? तो ये सब लाश से, जो भी चीज डिकम्पोजिस हो गया, जो खराब हो गया है, वो सबसे इन लोग अपना ऊर्जा प्राप्त करेंगे। केचुआ हो गया, कवक हो गया, बैक्टीरिया आदि अपघटक के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, जो वनस्पति एवं जीव जगत के अवशिष्ट या मृत शरीर पर अपना मृत शरीर पर जीवित रहते हैं व उसे जैविक अवशिष्ट को पुनः अजैविक पदार्थ जैसे मृदा में
बदल देते हैं। अब कहीं ना कहीं वही सब बैक्टीरिया मिला के जो भी मृत पोषी है, जीवित पोषी है, जो भी है, सबको मृदा में बदल देता है। अब हम लोग मर गए, हमको गाड़ दिया गया, तो एक ऐसा समय आएगा कि जहां हमको गाड़ा गया वहां 3 महीना, 4 महीना, 5 महीने बाद जाके कोड़िएगा तो वहां कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ मिट्टी मिलेगा। तो वो हम क्या थे? आदमी थे, हम मर गए, हमको गाड़ दिया गया, तो सब कीड़ा मकोड़ा बैक्टीरिया हमको खा खा के अपना एनर्जी बनाया और उसी स्थिति को उसमें मृदा बना दिया। तो कहीं ना कहीं वो क्या हो गया? मृदा में बदल देते हैं। इस प्रकार जैविक पदार्थ पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब इसका मतलब है भैया कि किसको खा के, किसको पी के हम लोग को ऊर्जा प्राप्त होता है, यही आपका पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में आप लोग 6-7 में पढ़े होंगे, जिसको हम लोग फूड चैन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वास्तव में अपघटक जैविक पदार्थों को अजैविक खनिज तत्वों में बदल देते हैं, जो मृदा को पोषक तत्व यानी न्यूट्रिशन प्रदान करता है। अब कहीं ना कहीं वही बैक्टीरिया कहीं ना कहीं मृदा को क्या करेगा? ऊर्जा देता है, मृदा को ऊर्जा देता है, जिससे उनकी उत्पादक शक्ति में वृद्धि होती है और पौधे व घास की उत्पत्ति में सहायक होती है। अब वही मृदा को एनर्जी कैसे मिलेगी? वही सब बैक्टीरिया से उसको एनर्जी मिलेगी और उसकी उत्पादक शक्ति भी बढ़ेगी, जिससे एग्रीकल्चर खेती होती बहुत अच्छा होता है। इस प्रकार अपघटक अपनी इस कार्यशैली द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र के चक्र को पूरा करने में मददगार साबित होता है। मतलब बोला जाता है कि जिंदगी में कुछ भी खराब नहीं है, मरेगा तो उसको भी यूज में लाया जा सकता है, जिंदा रहेगा तो जिंदा को भी यूज में लाया जा रहा है। चलिए अब देखिए अजैविक घटक। ये था जैविक घटक, जिसमें हम लोग सिर्फ सजीवों की ही बात किए थे, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, आदमी, जानवर, बंदर उंदर सबका बात किए, वो था जैविक घटक में। अब हम लोग जो बात कर रहे हैं वो किसका कर रहे हैं? अजैविक घटक का। किसका कर रहे हैं? अजैविक घटक का। अब देखो अजैविक घटक क्या है, समझिए। इसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत? अजैविक घटक के अंतर्गत निर्जीव तत्व सम्मिलित है, जिसमें जान नहीं है। इन घटकों को निम्नलिखित 3 अपघटकों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन अपघटक है भैया? अकार्बनिक घटक। कौन सा? अकार्बनिक घटक। इसके अंतर्गत जल, पानी, कैल्शियम, पोटेशियम, लोहा, सल्फर आदि लवण निहित होते हैं। अब ये सब जो कहीं ना कहीं वो अकार्बनिक घटक है, इसमें कार्बन नहीं है। इसके साथ साथ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन व फास्फोरस भी शामिल है। अब ये सब जो कहीं ना कहीं अकार्बनिक घटक है, जिसमें कार्बन उपलब्ध नहीं है। चलिए दूसरा देखते हैं, कार्बनिक घटक। दूसरा क्या है? कार्बनिक घटक। अब कार्बनिक घटक क्या है? इसके अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जीवांश यानी ह्यूमस आदि सम्मिलित होते हैं। यह तत्व जो है वो पौधे तथा मृतक जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जिसमें अभी हम लोग देखे थे अपघटक में हम लोग देखे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोलता है? भौतिक घटक। अब ये भौतिक घटक क्या है समझिए। इसके अंतर्गत वायु, जल आदि शामिल है। वायु, जल आदि शामिल है, जो भौतिक घटक है, जो कुदरत के द्वारा दिया गया है। इसमें सूर्य ऊर्जा आ जाएगा, एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारक है। अब चलो एक शॉर्ट वे में हम आप लोग को अच्छे से समझाने का कोशिश करेंगे। पहले पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र के कितने घटक हैं? तो पारिस्थितिकी तंत्र को 3 घटक में हम लोग बांट दिए। पहला क्या भाई है? उत्पादकता।
दूसरा क्या बांट दिए, उपभोक्ता, और तीसरा अपघटक। उपभोक्ता को कितने पार्ट में डिवाइड किए हम लोग, उपभोक्ता को हम लोग 3 पार्ट में, पहले प्रथम, उसके बाद द्वितीय और तृतीय। अब प्रथम में कौन आ जाएगा, प्रथम में आ जाएगा जो घास महुआ खा के जिंदा हो, जो घास महुआ खा के जिंदा है, घास महुआ लिख दिए समझने के लिए। तो घास महुआ कौन खाएगा, तो खाएगा खरगोश खाएगा, गाय खाएगा, बकरी खाएगा इत्यादि। ये आ गया प्राथमिक चरण में। द्वितीय चरण में क्या आएगा भैया, जो मीट मुर्गा खाएगा यानी जो मांस खाएगा। तो मांस कौन खाएगा, शेर खाएगा, बाघ खाएगा और भी इत्यादि। अब ये कहीं ना कहीं द्वितीय चरण वो किस पे डिपेंड रहेगा, वो प्राथमिक चरण में डिपेंड रहेगा, यानी उपभोक्ता द्वितीय क्रम के उपभोक्ता वो उत्पादकता पर क्या होगा, निर्भर रहेगा। अब तृतीय में आ जाएंगे, तृतीय में कौन आ जाएगा, तृतीय में आ जाएंगे हम, यानी कौन, मानव, मानव और माने भालू, जो क्या करेगा भैया, हम किस पे डिपेंड हैं, हम द्वितीय चरण में भी डिपेंड है, मांस मुर्गी खाने वाला भी है और महुआ घास खाने वाला भी है। तो हम किस में आ जाएंगे, हम लोग तृतीय उपभोक्ता में आ जाएंगे। प्रथम उपभोक्ता कौन हो जाएगा, जो सर घास महुआ खा के अपने ऊर्जा को प्राप्त करता है। द्वितीय चरण में सर जो मीट मुर्गा खा के अपने ऊर्जा को प्राप्त करता है, और तृतीय में जो मीट मुर्गा भी खाता है और जो घास फल भी खाता है। चलिए उपभोक्ता, अब अपघटक को भी हम लोग 3 भाग में बांट दिए। कौन, पहले कार्बनिक, इसमें कार्बनिक, दूसरा अकार्बनिक, अकार्बनिक, और तीसरा में क्या बांटे थे, तीसरा में बांट दिए थे भौतिक। तीसरा में बांट दिए थे भौतिक। ये थी, यानी मिला जुला के जो इतना लेक्चर हम दिए, जो इतना भचर भचर जो हम किए, शॉर्ट वे में हम यही आप लोग को डिफाइन कर दिए। पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब होता है एक दूसरे पे निर्भर रह के ऊर्जा को प्राप्त करना। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज की क्लास आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज की क्लास अगर नहीं समझ में आई होगी तो आप लोग लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन देख लीजिएगा एमडीसी पेपर का, जिसमें से मैंने 10 से 12 क्वेश्चन करवाया है, उसमें से पारिस्थितिकी तंत्र को भी डील किया है। अगर आप लोग को जेएच एग्जाम फ्लेक्स पे नहीं समझ में आएगा तो दुनिया के कोई भी प्लेटफॉर्म में आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा। मैं अंकुर कुमार रॉय मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।